गुड मॉर्निंग बच्चों। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी से क्या अभिप्राय है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। जो पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी पर जीवन के अनेक रूप हैं। चाहे हम प्लांट्स के रूप में देखें, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर जो जीवन उपस्थित है वो कई मायने में हम लोग कह सकते हैं कई प्रकार से उपस्थित है, कई फॉर्म में उपस्थित है। ईच फॉर्म ऑफ लाइफ possesses यूनिक फीचर ऑफ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, फूड हैबिट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, हैबिटाट एंड मैनी अदर लाइक फीचर्स। तो अगर हम बात करें तो प्रत्येक जीव अपने आप में विशिष्ट होता है। प्रत्येक जीव के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वो एक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। अगर हम बात करें, विभिन्न प्रकार की बॉडी स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं, इनकी फूड हैबिट में अंतर पाया जा सकता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनके निवास स्थान और पाए जाने को लेकर भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। द वेराइटी फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। और ये जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं ही पृथ्वी पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का निर्माण करती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इन द टर्म coined by the Rosen means existence of variety of living structure unique in the terms of external appearance, internal structure, mode of nutrition, general behavior, habits and particular reason। तो बायोडाइवर्सिटी का शब्द सबसे पहले रोजन ने स्थापित किया। इसका तात्पर्य होता है विभिन्नताएं, और ये विभिन्नताएं आपकी बाहरी या बाह्य जो अपीयरेंस है, एक्सटर्नल उपस्थिति है, एक्सटर्नल किस प्रकार से कोई जीव दिखाई देता है, आंतरिक संरचना में विभिन्नताएं हैं, उनके न्यूट्रिशन में विभिन्नताएं हैं, उनके सामान्य व्यवहार में भिन्नताएं हैं, उनकी आदतों में विभिन्नताएं, उनके निवास स्थान में भिन्नताएं, ये सब भिन्नताएं होती हैं। Organisms similar to other in respect to many differ from each other in some respect। बहुत से जानवर एक दूसरे से समानताएं रखते हुए भी विभिन्नताएं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स, जैसे हम लोग मान लें कि दो फ्रेंड हैं जो कि इंटरनल बॉडी में एक समान है और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में भी समान है, लेकिन दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ अपीयरेंस। लेकिन फिर भी वो दिखने में अलग दिखते हैं, हाइट में अलग दिखते हैं, उनका वजन अलग अलग है, उनकी कलर का स्किन अलग है, उनका टेक्सचर अलग है, बालों का कलर अलग है। और ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक जीव होता है वो एक अपने अस्तित्व की पहचान रखता है। प्रत्येक जीव की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। Approximately 1.7 to 1.8 million types of the living organism living on the earth। लगभग हम बात करें तो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। These exist in the form of organisms found in the small remote region and such as holes, rocks, desert soils and fauna and forest। तो ये विभिन्न प्रकार के जो जीव होते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से पाए जाते हैं।
अगर हम बात करें इनकी क्लासिफिकेशन की, तो इसमें अगर हम बात करें नेचुरल सिस्टम में, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करता है सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर, कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स के बेस पर, और आपका अदर मेथड्स, दूसरे मेथड्स के ऊपर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ। जैसे अगर हम कहें सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर हम कहें, तो सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर हम लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी लिविंग बींग्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और एक है यूकैरियोटिक। अर्थात ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल स्ट्रक्चर के आधार पर हम समस्त लिविंग बींग्स को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अर्थात ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं और या फिर ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं। चलिए अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम लोग दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ऐसे लिविंग बींग्स जो कि एक सेल से मिलके बने होते हैं, ऐसे लिविंग बींग्स को यूनिसेलुलर कहते हैं। तथा ऐसे लिविंग बींग्स जो कि मल्टीसेलुलर या बहुकोशिकीय होते हैं, जो कि एक से अधिक या नंबर्स ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, इनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, तो हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर इनको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्रकार से ऑटोट्रॉफिक और एक प्रकार से हेटरोट्रॉफिक। सब बच्चे ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में तो अंतर समझते ही होंगे। ऑटोट्रॉफिक का तात्पर्य होता है ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब फूड। तो ऐसे न्यूट्रिशन, तो ऐसे लिविंग बींग्स जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की कहूँ तो केवल पृथ्वी पर और जो ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स ओनली आर द ऑटोट्रॉफ्स फाइंड ऑन द अर्थ। अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफ्स की, तो हेटरोट्रॉफ्स ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं। आगे अगर मैं हेटरोट्रॉफ को क्लासिफाई करना चाहूँ तो इनको भी मैं दो प्रकार से क्लासिफाई करता हूँ, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं डिकम्पोजर। ऐसे लिविंग बींग्स जो दूसरे से भोजन को प्राप्त करते हैं, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए कंज्यूमर कहलाते हैं। और इसके पश्चात डिकम्पोजर्स, ये ऐसे जीव होते हैं जो कि प्रकृति में पाई जाने वाली मृत और सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर अपना जीवन आश्रित रखते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ इस प्रकार से जो डिकम्पोज़र होते हैं, इसमें सेप्रोफाइट्स आते हैं। सेप्रोफाइट्स में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया और फंगस का। जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो डेड एनिमल और प्लांट के ऊपर अपना भोजन के लिए आश्रित होते हैं। वे अपने भोजन के लिए मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं के ऊपर आधारित होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया और फंगस, तो इनको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं,
क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स बॉडी को डिकम्पोज या ख़त्म करने का काम करते हैं। इन्हीं के कारण जो बॉडी होती है, डेड प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, वो डिकम्पोज होती है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डेड और डिकेइंग थिंग से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये था बच्चों नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अदर मेथड जो हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑन एब्सेंस ऑफ सिलिया, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, टाइप ऑफ द पिगमेंट एंड वॉल कंपोजिशन एसेट्रा। तो इस आधार पर भी क्लासिफिकेशन। तो ये बच्चों आज हमने देखा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उम्मीद है बच्चों को आज का लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।